हेलो स्टूडेंट्स। तो साथ में हम लोग पैरेलली एक और चीज शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज आवर बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो साथ साथ में हम लोग बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी शुरू करें, और बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आज अपना होगा पहला टॉपिक। ठीक है जी। ओके। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आज हम लोग बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या चीज डिस्कस करने वाले हैं, और उसी से हम लोग शुरू कर देते हैं यहाँ पे। ये आपका लेक्चर 1 रहेगा। अच्छा, मैं स्क्रीन शेयर करना भूल गया। एक सेकंड, आप लोगों के साथ में स्क्रीन शेयर कर देते हैं बिल्कुल, क्योंकि बिना स्क्रीन शेयर किए तो आप देख नहीं पाएंगे ना, वो भी इम्पोर्टेंट है। जी जी बिल्कुल। तो थोड़ा सा मैं टॉपिक बताने से पहले कि क्या क्या टॉपिक करवाऊंगा करके, क्योंकि उसमें काफी टाइम चला जाएगा, तो मैं एक चीज चाहता हूँ कि सीधा हम लोग स्टार्ट ही कर दें किसी टॉपिक के साथ में, इंट्रोडक्शन के साथ में। तो स्टार्ट ही कर देते हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एज यूजुअल मैं आपके साथ सब्जेक्टिव वे में डिस्कस करता हुआ चलूंगा, साथ साथ होंगे तो साथ साथ, नहीं अदर अलग से भी हम लोग सेशन लेते रहेंगे उस पे, क्योंकि थोड़ा लिमिटेड टाइम ही मिल पाता है मेरे को। तो जब भी टाइम मिलता है मैं ट्राई करता हूँ कि मैक्सिमम लेक्चर्स आपके लिए बनाता रहूँ यहाँ पे। तो ये हमारे पास स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग बायो इनऑर्गेनिक। पूरा लिख के समझाऊंगा, टेंशन मत लो। बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ये हमारे पास लेक्चर रहेगा, लेक्चर नंबर 1। और लेक्चर नंबर 1 में हम लोग यहाँ पे क्या चीज डिस्कस करने वाले हैं, चाहे कि कौन से एग्जाम को टारगेट करता हुआ चलेगा। तो यूपीएससी में जो क्वेश्चन आए हैं वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, पहले थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ाऊंगा। और उसके अलावा आईएफएस के क्वेश्चन भी हम लोग यहाँ पे देखते हुए चलेंगे, यूपीएससी और आईएफएस के क्वेश्चन। फिर ये एचपीएससी वगैरह, जैसे एचपीएससी हो गया या आरपीएससी हो गया, इनके जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर को टारगेट करता हुआ चलेगा, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम को टारगेट करता हुआ चलेगा। साथ में मैं आपको ऑब्जेक्टिव के लिए, ऑब्जेक्टिव वे के लिए मैं आपको सीएसआईआर नेट और गेट के क्वेश्चन दिखाता हुआ चलूंगा यहाँ पे। सीएसआईआर नेट जीआरएफ, ठीक है जी, और आईआईटी गेट। और साथ साथ में थोड़ा सा अपने को कम लेवल के लिए आईआईटी जेएम में भी ये टॉपिक आता है, तो आईआईटी जेएम के क्वेश्चन भी यहाँ पे मैं ले लिया करूंगा। जेई वेई में तो ये आता नहीं है। तो ये सारे हम लोग 1 बाय 1 क्वेश्चन भी टॉपिक वाइज देखते हुए चलेंगे, और इन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी जो हमारे पास कोई स्टेट असिस्टेंट प्रोफेसर या पीसीएस, जैसे यूपी पीसीएस हो गया, तो बाकी सारे पीसीएस एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। अब सबसे पहले बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे पास बेसिक इंट्रोडक्शन, जिसपे हम लोग पोरफायरिन रिंग और मेटलोपोरफायरिन कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे। तो पहला हमारा आज का जो लेक्चर 1 रहेगा वो किसको डेडिकेटेड रहेगा? आज हम लोग लेक्चर 1 हमारे पास डेडिकेटेड रहेगा पोरफायरिन रिंग एंड मेटलोपोरफायरिन कॉम्प्लेक्स। तो किसके बारे में पढ़ने वाले हैं हम लोग? पोरफायरिन रिंग, पोरफायरिन रिंग, रिंग एंड मेटलोपोरफायरिन कॉम्प्लेक्स, मेटलोपोरफायरिन कॉम्प्लेक्स, इसको डेडिकेटेड रहेगा अपना पहला लेक्चर। ठीक है, पहला लेक्चर इसको डेडिकेटेड रहेगा। दिस इज लेक्चर नंबर 1, इस पे रहेगा अपना। ठीक है, ये कंटेंट हम लोग बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहले लेक्चर में यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए तो बैठ जाइए। यहाँ पे सब्जेक्टिव वे में कैसे कैसे हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, सारी बातें आपको समझ आएंगी। चलिए तो शुरू करते हैं स्टार्टिंग से। पहला हमारे पास होता है कि पोरफायरिन रिंग होती क्या है। पहला क्वेश्चन आता है, लेट से आपको क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जा सकते हैं वो भी मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो जैसे मान लो आपको क्वेश्चन पूछ लिया गया एग्जाम में, और इज पोरफायरिन, पोरफायरिन क्या होती है, एरोमेटिक नेचर की होती है, नॉन एरोमेटिक होती है, एंटी एरोमेटिक होती है ना, ये सब पूछा जाता है। एंड व्हाट इज मेटलोपोरफायरिन रिंग कॉम्प्लेक्स, कैन यू ड्रॉ एन स्ट्रक्चर ऑफ एनी मेटलोपोरफायरिन रिंग कॉम्प्लेक्स। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछ लिए जाते हैं। तो पहला पॉइंट तो हमारे पास यही आता है कि पोरफायरिन रिंग क्या होती है, कैसी दिखती है, एंड हाउ इट इज फॉर्म्ड। पोरफायरिन रिंग क्या होती है, कैसी दिखती है, एंड हाउ इट इज फॉर्म, व्हाट इज द फॉर्मेशन रिएक्शन ऑफ पोरफायरिन रिंग कॉम्प्लेक्स। तो पहला पॉइंट हम लोग यहाँ पे शुरू कर रहे हैं, क्या? पोरफायरिन रिंग। हेडिंग लिखेंगे आप, पोरफायरिन रिंग। चलिए पोरफायरिन रिंग के ऊपर बात कर लेते हैं। ठीक है जी।
ध्यान से देखते हुए चलिएगा। तो पहले मैं इसके कुछ प्रॉपर्टीज लिख देता हूँ, ये है क्या अपने पास, कैसी दिखती है। तो ये हमारे पास एक नेचुरल लिगेंड है। आप जानते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मेटल के साथ में लिगेंड जुड़े हुए रहते हैं, जो मेटल को अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने लोन पेयर के थ्रू, नेगेटिव चार्ज के थ्रू या अपने फील्ड ऑर्बिटल के थ्रू डोनेट कर रहे होते हैं। सो हमारे पास पोरफाइन रिंग भी नथिंग कुछ अलग नहीं है, ये भी एक टाइप का लिगेंड है। जैसे मेरे पास ईडीटी होता है, वाटर होता है, अमोनिया होता है ना, सीएन होता है, सीओ होता है, इस टाइप के जो लिगेंड होते हैं उसी तरीके से ये लिगेंड है। लेकिन ये हमारे पास टेट्राडेंटेड लिगेंड होता है। तो चलो ये बता देता हूं, इट इज ए इट इज ए नेचुरल लिगेंड। और ये नेचुरल होता है, सिंथेटिक नहीं है, इट इज ए नेचुरल लिगेंड। ये पहला पॉइंट इसके लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे आप इसके लिए लिख सकते हैं क्या, हमारे पास, कि ये कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड होती है और हक्कल रूल को फॉलो करती है। सो इट इज कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड, कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड। स्ट्रक्चर अभी दिखाऊंगा किस तरीके से कॉन्जुगेशन में जाएगी। सो कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड एंड फॉलो हक्कल्स रूल। फॉलो हक्कल्स रूल, दैट इज 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, ब्रैकेट में लिख देंगे आप क्या, हक्कल्स रूल, हक्कल्स रूल, ठीक है, ऑफ एरोमेटिसिटी, ऑफ हक्कल्स रूल ऑफ एरोमेटिसिटी। मतलब ये एरोमेटिक लिगेंड होता है, ठीक है, एरोमेटिक लिगेंड होता है। और यहाँ पे 4n+2 पाई में n की वैल्यू याद रख लेना आप, कितनी होती है, मतलब कॉन्जुगेशन में 5 रखोगे आप तो 5 20 और 2 22, टोटल 22 इलेक्ट्रॉन, मतलब 11 पाई बॉन्ड आपको कॉन्जुगेशन में दिखेंगे। दैट मीन्स मैं ये कह सकता हूँ कि दैट इज एरोमेटिक इन नेचर, दैट इज एरोमेटिक, ये नेचर की होती है, मेरे पास एरोमेटिक नेचर की होती है। ठीक है जी, ये बात भी हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और ये एक बात और ध्यान रखना, ये हमारे पास एरोमेटिक है तो कैसी टाइप की रिएक्शन दिखाएगी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दैट मीन्स शोज एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो बाकी एरोमेटिक कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है वही इसकी होगी। तो एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सेम टाइप की ये दिखाएगा। तो अब स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं, स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, ठीक है। तो पहला तो ये देखो, हमारे पास पोरफाइन रिंग की स्ट्रक्चर क्या होती है, एरोमेटिक तो बता दिया आपने, तो स्ट्रक्चर क्या होती है। तो इसमें पाइरोल की 4 पाइरोल की यूनिट जुड़ी हुई होती है। तो 4 मैं पाइरोल को जोड़ देता हूँ एक साथ, देखिएगा कैसे बनता है मेरे पास। मैं कर क्या रहा हूँ यहाँ पे, ये मान लो मेरे पास पाइरोल है, ये यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे नाइट्रोजन, ठीक है। और ये पाइरोल, चारों के चारों पाइरोल है, इनके बीच में एक एक मेरे पास क्या होता है, यहाँ पे कार्बन होता है, एक एक कार्बन के थ्रू ये जुड़े हुए होते हैं। अभी बनाता हूँ स्ट्रक्चर कैसे बनती है अपने पास, बना के आपको दिखा रहा हूँ साथ साथ में, क्योंकि आपको रटना कुछ भी नहीं है, मैं सारी चीजें आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा, क्योंकि आपको भी तो एग्जाम में लिखना है। तो अगर मैं करके दिखाऊंगा तभी आप कर पाएंगे। अगर मैं भी आपको सीधा नोट्स फाइल या फिर पहले से लिखी हुई चीजें डायरेक्ट कॉपी पेस्ट दिखाता रहूंगा तो फिर आपको याद नहीं रहेंगी चीजें। और मैं चाहता हूँ जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ वैसे आप भी ड्रॉ करें। तो साथ साथ में आप ड्रॉ करेंगे चीजों को। 4 मैंने पाइरोल यूनिट बना दी, ठीक है। अब 4 पाइरोल यूनिट बनाने के बाद आपको क्या करना है, इनके बीच में एक एक कार्बन के थ्रू इनको जोड़ दो, लिंक कर दो। तो यहाँ पे एक कार्बन, इसके थ्रू इसको लिंक कर दिया, ठीक है जी। ऐसे ही एक कार्बन के थ्रू इसको लिंक कर दिया, ऐसे ही एक कार्बन के थ्रू इसको लिंक कर दिया, ठीक है। मतलब एग्जाम में आपको बनानी है तो बहुत सही तरीके से आप कैसे बनाए वो मैं आपको तरीका समझा रहा हूँ। 4 पायरो यूनिट को एक एक कार्बन के थ्रू जोड़ दिया। अब पहले हम लोग मेटलो पोरफायरिन रिंग कॉम्प्लेक्स नहीं बना रहे, पहले पोरफायरिन रिंग बना रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, दो आमने सामने के जो पायरोल यूनिट है उनमें 2 पे हाइड्रोजन एटम रहेंगे। तो यहाँ पे एक पे हाइड्रोजन और इस पे हाइड्रोजन में दिखा देता हूँ, चाहे इस पे दिखा दो चाहे ऊपर नीचे वाले पे दिखा देते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब आप शुरुआत यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाना भी एक कला है,
है ना। ऐसे आप ऐसे ही नहीं बनाएंगे, एरोमेटिक नेचर की होते हैं, तो डबल बॉन्ड कैसे बनाएंगे वो भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो देखिएगा, सबसे पहले आप क्या करें, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाते हैं जो ऊपर ही ऊपर रिंग है इसमें। अब आप अल्टरनेटिवली चलते जाएं, आपका काम हो जाएगा, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। अब अल्टरनेटिवली चलते जाएं, तो अल्टरनेटिवली अगर मैं चलूंगा तो कैसे होगा देखिएगा। यहाँ पे अगर मैंने डबल बॉन्ड बना दिया, शुरुआत आपको यहाँ से करनी है। अगर आप आगे पीछे कहीं उल्टा पुल्टा ऐसी शुरुआत करेंगे तो पक्का गलत कर देंगे। क्यों बता रहा हूं मैं, क्योंकि अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैंने भी गलत कर दिया है कई बार। तो यहाँ पे इसके बाद में ये सिंगल बॉन्ड है, उसके बाद में ये यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, तो एक डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे बना देते हैं। ठीक है, इसके बाद में देखिएगा, अब यहाँ पे डबल बॉन्ड था, ये सिंगल, यहाँ पे डबल आएगा, डबल बना देते हैं, ये यहाँ पे डबल बना देते हैं। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक चीजें क्लियर आपको। अब देखिएगा, ये डबल यहाँ पे, फिर मेरे पास सिंगल है, यहाँ पे डबल आएगा, तो सिंगल के बाद में यहाँ पे डबल आएगा। चलिए आगे चलते हैं, फिर यहाँ पे डबल है, उसके बाद में यहाँ पे सिंगल है, यहाँ डबल आएगा, तो यहाँ डबल बना देते हैं। ये लीजिए, यहाँ डबल हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे ये सिंगल, फिर अपने पास डबल आएगा, तो अब की बार जो डबल यहाँ पे आएगा, तो डबल यहाँ पे आ गया। ठीक है, फिर हमारे पास यहाँ डबल है, तो यहाँ पे सिंगल, यहाँ पे फिर से डबल आएगा, तो यहाँ पे एक डबल बना देंगे, ये डबल बना दिया। ठीक है, उसके बाद में ये सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, तो यहाँ पे सिंगल के बाद में यहाँ पे डबल आएगा। फिर उसके बाद में क्या करना है आपको, यहाँ सिंगल, फिर यहाँ डबल आएगा, बिल्कुल डबल आएगा, तो यहाँ पे हम लोग डबल बनाएंगे, सॉरी यहाँ सिंगल, यहाँ डबल आएगा इस बार, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा। फिर उसके बाद में यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, क्योंकि उधर आएगा तो नाइट्रोजन के 5 बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ तो आ नहीं सकता। फिर उसके बाद में सिंगल, फिर अपने पास यहाँ पे फिर से डबल बॉन्ड आ गया। ये मेरे पास बन चुका है, पोरफायरन रिंग बन चुकी है। ठीक है, पोरफायरन रिंग बन चुकी है। अब इस पोरफायरन रिंग में कुछ स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टी भी मैं साथ साथ बता दूंगा। ये पोरफायरन रिंग है मेरे पास, ये क्या है मेरे पास, पोरफायरन रिंग। और ये एरोमेटिक नेचर की किस तरीके से, यहाँ पे देखते हुए चलिएगा आप, एरोमेटिक नेचर की कैसे है मेरे पास। तो अगर आप देखेंगे, यहाँ पे देखिए, देखते हुए चलिएगा, ये पाई बॉन्ड आगे शिफ्ट हो सकता है ना, ये पाई बॉन्ड और आगे शिफ्ट हो सकता है, ये पाई बॉन्ड और आगे शिफ्ट हो सकता है, और जब ये पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा तो मेरे पास इसके बाद में ये पाई बॉन्ड आगे शिफ्ट होगा, क्योंकि इधर तो सिंगल बॉन्ड आ गया, तो ये पाई बॉन्ड आगे शिफ्ट हो सकता है, फिर ये पाई बॉन्ड आगे शिफ्ट होगा। ठीक है, फिर मेरे पास ये पाई बॉन्ड आगे शिफ्ट होगा। ठीक है, फिर हमारे पास ये पाई बॉन्ड आगे शिफ्ट होगा। ठीक है, फिर हमारे पास ये पाई बॉन्ड आगे शिफ्ट होगा। ठीक है, फिर ये हमारे पास पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा। तो आप ये देखेंगे कि हमारे पास ये जो बॉन्ड है ना, ये वाला, ये जो डबल बॉन्ड है, ये नॉन हक्कल पाई बॉन्ड है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो मेरे पास है, ये क्या है, नॉन हक्कल डबल बॉन्ड। नॉन हक्कल डबल बॉन्ड मतलब ये मेरे पास रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, डबल बॉन्ड। सिमिलरली ये भी मेरे पास क्या है, नॉन हक्कल डबल बॉन्ड है। नॉन हक्कल डबल बॉन्ड मतलब एरोमेटिसिटी में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं ये दोनों के दोनों, ये दोनों के दोनों क्या है मेरे पास, नॉन हक्कल डबल बॉन्ड। तो अगर मैं आपसे कहूं कि टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इसमें कितने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड तो हमारे पास कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, वो तो मेरे पास कितने हैं, देखो अगर आप देखेंगे टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, तो यहाँ से काउंट कर लेते चलिए, 1 2, देखो यहाँ से करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड तो मेरे पास कितने हैं, 11, आई थिंक 11 ही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, बिल्कुल 11, 11 है। लेकिन उसमें से बट इन्वॉल्व इन एरोमेटिसिटी, इन्वॉल्व इन एरोमेटिसिटी, दो पाई बॉन्ड यहाँ पे एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व नहीं है, तो इसका मतलब 9 पाई बॉन्ड, 9 पाई बॉन्ड यहाँ पे एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व है, पाई बॉन्ड। और 9 पाई बॉन्ड का मतलब कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, 9 पाई बॉन्ड का मतलब 9 दूनी 18, तो 18 पाई इलेक्ट्रॉन्स एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व है। तो अगर 4n+2 में मैं 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन में 18 रखूं टोटल, तो n की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास, 18 में से 2 गया 16, तो n की वैल्यू यहाँ पे 4 आएगी, सॉरी मैंने यहाँ ऊपर 5 लिख दी थी, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी, ये इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे n की वैल्यू 5 नहीं, n की वैल्यू यहाँ पे कल के अकॉर्डिंग 4 आएगी। ठीक है,
एन की वैल्यू 4 देखने को मिलेगी आपको। तो एक इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर मैं पोरफायरिन रिंग की एरोमेटिसिटी की बात करूं तो उसमें हक्कल पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो हक्कल पाई इलेक्ट्रॉन है 18, और एन की वैल्यू जो हक्कल रूल में होती है वो है यहाँ पे 4। ठीक है जी। और टोटल पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं मेरे पास कितने, 11 दूनी 22, 22 टोटल पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, 11 पाई बॉन्ड होते हैं। ठीक है। और दो जो है वो दो नॉन हक्कल पाई बॉन्ड मेरे पास होते हैं, वो मैंने आपको दिखा दिए कौन कौन से होते हैं। ठीक है। दूसरा मेरे पास है इसकी फॉर्मेशन की जो रिएक्शन है कैसे फॉर्म होता है, उस पर भी बात करते हैं। उससे पहले यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे देखो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टी की भी बात पूछी जाती है। तो यहाँ पे जो पोरफायरिन रिंग के साथ में हाइड्रोजन जुड़े हुए होते हैं ना, इनको व्हाइट से मैं दिखा रहा हूँ, देखो यहाँ पे ये व्हाइट वाले जो हाइड्रोजन है, एक तो ये व्हाइट वाले जो हाइड्रोजन मैं बना रहा हूँ ये है, इन सब का जो एक सिग्नल आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, इन सब का एक सिग्नल आपको देखने को मिलेगा। और दूसरे टाइप की मेरे पास हाइड्रोजन है, अभी मैं दूसरे कलर से जो दिखा रहा हूँ बीच वाले ये 4 हाइड्रोजन, ये अलग कलर के मैंने दिखाए हैं। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे ये हरे वाले जो 2 हाइड्रोजन है रिंग के अंदर है। ठीक है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन वाले। तो यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट। सो मैं क्या लिख सकता हूँ, इन porphyrin ring there is 3 types of hydrogen present. There is 3 types of H atom present, hydrogen present in porphyrin ring. Porphyrin ring. So hence number of signal in 1H NMR, signal in 1H NMR कितना आएगा, 1H NMR कितने नंबर ऑफ सिग्नल आएंगे, तो वो मेरे पास आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1H NMR में कितने सिग्नल आएंगे, 3 इज 3, 3 सिग्नल आएंगे। अब जो 3 सिग्नल आ रहे हैं इनको हम लोग नाम दे रहे हैं अलग अलग। तो 3 1H NMR में जो सिग्नल आए हैं उनको हम लोग अलग अलग तरीके से कैटेगराइज कर रहे हैं, ध्यान से सुनते हुए चलिएगा। यहाँ पे हम लोग एक टाइप के सिग्नल को तो बोलते हैं यहाँ पे बीटा एच। बीटा एच कौन से होते हैं वो भी बताऊंगा। तो बीटा एच 8 हाइड्रोजन है उनका एक सिग्नल आएगा, 8 हाइड्रोजन का 1 सिग्नल आएगा। दूसरे हमारे पास होते हैं मीजो हाइड्रोजन। कौन से, मीजो हाइड्रोजन। मीजो हाइड्रोजन उनका वो कितने मेरे पास टोटल 4 हाइड्रोजन है। तो मीजो हाइड्रोजन मेरे पास 4H है, उनका एक सिग्नल आएगा। और 2 हाइड्रोजन जो है वो नाइट्रोजन के साथ कनेक्टेड है, तो NH वाले जो हाइड्रोजन है वो जो 2 हाइड्रोजन है उनका एक सिग्नल आएगा। तो एक सिग्नल बीटा एच का, एक इनका और एक इनका। अब बीटा एच कौन से होते हैं, जो अपने पास ये व्हाइट कलर वाले है ना, इनको हम लोग बोलते हैं बीटा एच। ये व्हाइट कलर वाले कौन से हैं मेरे पास, बीटा एच, तो इनको हम लोग बोलते हैं बीटा एच। दूसरा हमारे पास होता है मीजो हाइड्रोजन। कौन से है, तो ये जो हाइड्रोजन है ना बीच में एक एक कार्बन पे, इनको बोलते हैं हम लोग मीजो हाइड्रोजन। क्या नाम है इनका, मीजो हाइड्रोजन। और नाइट्रोजन वाले हाइड्रोजन तो आप जानते ही हैं, तो ये मेरे पास है मीजो हाइड्रोजन, इनको मीजो हाइड्रोजन बोला जाता है, मीजो हाइड्रोजन। ठीक है। ये मीजो हाइड्रोजन, बीटा हाइड्रोजन, ये सारी बातें हम लोग यहाँ पे समझ चुके हैं। ठीक है। ये स्ट्रक्चर की बात है। तो यहाँ पे 3 टाइप के सिग्नल मैंने आपको बता दिए। ठीक है। 3 टाइप के सिग्नल बताया। अब इनकी पीक कहाँ कहाँ पे आएगी वो बताऊंगा, उससे पहले इसका फॉर्मेशन रिएक्शन क्या है। तो फॉर्मेशन कैसे होता है पोरफायरिन रिंग का, 4 मेरे पास पाइरोल यूनिट, 4 पाइरोल के मॉलिक्यूल रहते हैं। और ये जो पाइरोल के मॉलिक्यूल हैं, ये मेरे पास पाइरोल है, इसमें 2 डबल बॉन्ड होते हैं। अगर मैं इनकी रिएक्शन करा दूं किसके किसके साथ में, 4 फॉर्मेल्डिहाइड के मॉलिक्यूल के साथ में, HCHO फॉर्मेल्डिहाइड के मॉलिक्यूल के साथ में। और साथ में हम लोग यहाँ पे DDQ सॉल्वेंट रखते हैं जनरली, DDQ डाई क्लोरो डाइसाइनो क्विनोन, DDQ सॉल्वेंट रखते हैं, और साथ में BF3 वगैरह यूज करते हैं। तो मेरे पास यहाँ से फॉर्मेशन होता है किसका, पोरफायरिन रिंग का। तो पोरफायरिन रिंग एक नेचुरल लिगेंड है, ये बनती कैसे है, पोरफायरिन रिंग ये बनती कैसे, इसकी रिएक्शन मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। DDQ का आता है मेरे पास, DDQ की स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं आपसे, तो DDQ होता है मेरे पास डाई क्लोरो डाइसाइनो क्विनोन। क्विनोन तो आपको पता ही क्या होता है, ये क्विनोन है मेरे पास,
इसमें डाई क्लोरो, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, डाई साइनो, यहाँ पे साइनाइड, यहाँ पे साइनाइड, ये बन गया मेरे पास। ये DDQ की स्ट्रक्चर है और इससे मेरे पास क्या करता है, पोरफायरिन रिंग बन जाती है। ठीक है, ये रिएक्शन आपको डायरेक्टली ध्यान रखनी है। अब स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टी जो मैंने आपको बताई, 3 हाइड्रोजन के जो सिग्नल है उसमें थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि दिखेगी कहाँ पे वो। तो हमारे पास अगर मैं सिग्नल की बात करूँ तो यहाँ पे मान लो मेरे पास TMS है, यहाँ कहीं मान लो मेरे पास TMS है। ठीक है, यहाँ पे लेट सपोज मेरे पास TMS है, या तो इधर ले लो, यहाँ पे ले लेते हैं। ये TMS का सिग्नल है, आपको पता है TMS का कितने पे आता है, 0 पे आता है, 0 ppm पे आता है TMS का सिग्नल। और होगा क्या मेरे पास एक तो पीक आपको देखने को मिलेगी लगभग 4 पॉइंट कितने के आसपास, 4.1 से 4.3 के आसपास लगभग। कौन सी वाली है ये, बताता हूँ कौन सी वाली है। और एक आपको 8.1 के आसपास देखने को मिलेगी, एक पीक आपको 8.1 के आसपास देखने को मिलेगी। अच्छा, अब और एक आपको नेगेटिव में देखने को मिलेगी, नेगेटिव -2 से 3 के आसपास, -2 to 3 के आसपास, सॉरी -3 के आसपास। ठीक है, अब ये -2 से 3 की वाली पीक जो है छोटी देखने को मिलेगी, क्यों, ये 2 हाइड्रोजन की पीक है आपके पास, 2 ही हाइड्रोजन की पीक है, ये 2 हाइड्रोजन की पीक है। तो -2 से -3 के बीच में ये कौन सी पीक है मेरे पास, NH वाले इलेक्ट्रॉन की पीक है ना। अगर मैं एरोमेटिक कंपाउंड में, अच्छा एरोमेटिक कंपाउंड में आपको याद है सील्डिंग डीसील्डिंग हम लोग कैसे देखते हैं, हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड में क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन, जो हाइड्रोजन आउटसाइड में होते हैं उनकी तो स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, याद करो, जैसे बेंजीन की बात कर रहा हूँ, बेंजीन में तो सारे बाहर ही होते हैं, तो बाहर जो हाइड्रोजन है उनकी तो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू इंक्रीज कर जाती है। तो यहाँ पे जो मेरे पास है बीटा हाइड्रोजन है, एक तो बीटा हाइड्रोजन है और एक मीजो हाइड्रोजन है, 2 टाइप के हाइड्रोजन है। तो मीजो हाइड्रोजन और बीटा हाइड्रोजन की वैल्यू तो अपलिफ्ट कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। क्यों इंक्रीज कर जाएगी, क्योंकि उनकी जो वैल्यू है काफी ज्यादा हो जाएगी, एरोमेटिक में बाहर के हाइड्रोजन है। तो बीटा हाइड्रोजन की तो आपको वैल्यू लगभग देखने को मिलेगी किसके आसपास में, 8.1 ppm के आसपास आपको देखने को मिलेगी इसकी वैल्यू तो, 8.1 ppm के आसपास, क्योंकि बेंजीन रिंग में भी देखो हमारे पास कितनी होती है, 7.25। तो यहाँ पे 8.1 ppm के आसपास देखने को मिलेगी। और 4 जो मीजो हाइड्रोजन है कार्बन से जुड़े हुए डायरेक्टली, उनकी भी वैल्यू काफी ज्यादा आपको 4.1 to 4.3 के आसपास देखने को मिलेगी। लेकिन ये जो नाइट्रोजन के साथ जुड़े हुए ना, ये काफी अपने पास सील्डिंग हो जाएंगे, सिल्ड हो जाएंगे। क्यों सिल्ड हो जाएंगे, एरोमेटिक रिंग में अंदर की तरफ आ रहे हैं, तो पैरामैग्नेटिक रिंग करंट लग रही है उनको। तो इनकी वैल्यू -2 to -3 के बीच में हो जाएगी, -2 to -3 के बीच में। क्यों, क्योंकि ये पैरामैग्नेटिक रिंग करंट में आ रहे हैं। कहाँ पे आ रहे हैं, पैरामैग्नेटिक रिंग करंट में आ रहे हैं, डायामैग्नेटिक में नहीं आ रहे हैं, पैरामैग्नेटिक रिंग करंट में आ रहे हैं, इनसाइड अंदर की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, रिंग करंट में आ रहे हैं, बाहर की तरफ नहीं आ रहे हैं। आपको पता है अंदर वाले रिंग, ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, शील्ड हो जाते हैं, शील्डिंग हो जाती है यहाँ पे। ठीक है, तो -2 से -3 ये 2 हाइड्रोजन का हो गया, ये 2 हाइड्रोजन की इंटेंसिटी हो गई। फिर अपने पास दूसरा मेरे पास कितने का देखने को मिला, ये बीटा वाला है, बीटा वाला बीटा एच है, ये हमारे पास, सॉरी 4 हाइड्रोजन मीजो हाइड्रोजन है, ये मीजो वाले हैं। और 4.1 से 4.3 कितने हाइड्रोजन है यहाँ पे अपने पास, ये 4 हाइड्रोजन है। और 8 हाइड्रोजन का आपको पता है सिग्नल यहाँ पे देखने को मिलेगा, 8 हाइड्रोजन का सिग्नल, इसकी थोड़ी पीक मैंने बड़ी बना दी है, 8 हाइड्रोजन के सिग्नल की पीक मैंने बड़ी बना दी है। ठीक है, तो ये 8 हाइड्रोजन और ये 8 कौन से है मेरे पास, ये मेरे पास 8 हाइड्रोजन है, बीटा हाइड्रोजन। इनका सिग्नल अपने को 8.1 ppm के आसपास देखने को मिलेगा। तो तीनों को हम लोगों ने यहाँ पे TMS पे दिखा दिया है। आपको पता है इधर इस साइड में मेरे पास क्या होती है, शील्डिंग होती है। ठीक है जी, और इधर की तरफ मैं जाता हूं तो डी शील्डिंग होती है। ये चीज आई होप आप जानते हैं। ठीक है, ये तो NMR स्पेक्ट्रा की बात होगी। लेट अस सपोज मैं IR स्पेक्ट्रा की बात कर रहा हूँ, तो IR स्पेक्ट्रा में पोरफायरिन रिंग के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो IR स्पेक्ट्रा जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोलते हैं, और ये बियर लैम्बर्ट लॉ के ऊपर हमारे पास बेस्ड होती है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 टाइप के ट्रांजिशन आपको देखने को मिलते हैं। कौन कौन से 2 टाइप के ट्रांजिशन, एक तो हमारे पास 2 टाइप ऑफ ट्रांजिशन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, 2 टाइप ऑफ
ट्रांजिशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। कौन कौन से दो टाइप के ट्रांजिशन? एक तो मेरे पास देखने को मिलता है पाई टू पाई स्टार। कौन कौन सा? एक तो पाई टू पाई स्टार, जिसकी वजह से ये कलर्ड होती है, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सोरेट बैंड। सोरेट बैंड। और दूसरा आपको देखने को मिलता है नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार, एन टू पाई स्टार, जिसको हम लोग बोलते हैं क्यू बैंड। इसका नाम होता है क्यू बैंड और उसको सोरेट बैंड। और ये हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, इनका हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। और इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी किसके बेसिस के ऊपर समझी जाती है हमारे पास? ये समझी जाती है बेस्ड ऑन बियर लैम्बर्ट लो। बेस्ड ऑन बियर लैम्बर्ट लो। और बियर लैम्बर्ट लो क्या होता है? आई थिंक ये मुझे आपको बताने की जरूरत है नहीं, ठीक है? नहीं तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में किसी में डिस्कस कर लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पे मैं एब्जॉर्बेंस, बियर लैम्बर्ट लॉ में हम लोग किसके किसके बीच में ग्राफ बनाते हैं? वाई एक्सिस पे रख दिया मैंने एब्जॉर्बेंस, और एक्स एक्सिस पे मैं क्या ले रहा हूँ? लैम्डा। तो लैम्डा और एब्जॉर्बेंस के बीच में जब ग्राफ बनाएंगे तो एक तो बड़ी सी पीक आपको इस तरीके से देखने को मिलेगी, जो मेरे पास किसकी होगी? ये मेरे पास पाई टू पाई स्टार सोरेट बैंड आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद में जो क्यू बैंड है मेरे पास, उसकी ऐसी दो तीन छोटी छोटी ऐसे पीक दिखे देखने को मिलेगी, शोल्डर पीक टाइप की ऐसी। ऐसी दूसरी, पहली थोड़ी बड़ी, दूसरी थोड़ी छोटी हो जाएगी इस तरीके से। फिर हमारे पास और थोड़ी छोटी, और फिर इस तरीके से, ठीक है? ऐसे आपको देखने को मिलेगी। तो हमारे पास ये इधर तो है मेरे पास पाई टू पाई स्टार, ये क्या है मेरे पास? पाई टू पाई स्टार, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सोरेट बैंड। ये तो सोरेट बैंड आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, सोरेट बैंड। और दूसरा मेरे पास क्या है? एन टू पाई स्टार, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? ये क्या मिलेगा अपने को? क्यू बैंड। ये मेरे पास है क्यू बैंड, ठीक है जी। और लेमडा के साथ में हमने ग्राफ बनाया है। दूसरा होता है हमारे पास ये पोरफायरन रिंग, जो होती है मेरे पास कलर्ड होती है। कैसी होती है पोरफायरन रिंग? कलर्ड होती है। इसका कलर का रीजन भी आपको दिख रहा होगा, पाई टू पाई स्टार जो इंट्रा लिगेंड चार्ज ट्रांसफर होता है, उसी की वजह से ये कलर्ड होती है। तो हम लोग एक पॉइंट और लिखेंगे इसके बारे में। क्या लिखेंगे? कलर ऑफ पोरफायरन रिंग हमारे पास ये डीपली कलर्ड की होती है। सो पोरफायरन रिंग इज डीपली कलर्ड, और ग्रीन कलर की जनरली होती है। पोरफायरन रिंग इज डीपली डीपली ग्रीन कलर्ड, ग्रीन कलर्ड, ग्रीन कलर की होती है। क्यों होती है? ड्यू टू ग्रीन कलर्ड, ड्यू टू पाई टू पाई स्टार, ड्यू टू पाई टू पाई स्टार इंट्रा लिगेंड। इंट्रा, ये जो लिगेंड है अपने पास, आपको पता है नेचुरल लिगेंड है पोरफायरन रिंग। तो इंट्रा लिगेंड चार्ज ट्रांसफर, इंट्रा लिगेंड चार्ज ट्रांसफर हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं। चार्ज ट्रांसफर भी आपको पता है कई तरीके का होता है, एलएमसीटी, एमएलसीटी। तो ये हमारे पास एलएलसीटी है, इंट्रा लिगेंड चार्ज ट्रांसफर। और वो भी कौन सा है? पाई टू पाई स्टार। ठीक है जी, समझ गए बात को? अब हमारे पास जब पोरफायरन रिंग एज ए काम करती है, हमारे पास जब एज ए लिगेंड की तरह काम करती है, मेटल के साथ जुड़ती है, तो किस तरीके से हमारे पास जुड़ती है उस चीज पे हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, अगर मैं पोरफायरन रिंग को दो तरीके से ट्रीट कराऊं, या तो किसी एसिड के साथ ट्रीट करा दूं, या किसी बेस के साथ ट्रीट करा दूं। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ये मेरे पास लेट अस सपोज पोरफायरन रिंग है, और इसकी रिएक्शन मैंने करा दी मान लो किसी बेस के साथ में, इसके साथ में, बेस के साथ में। तो मेरे पास क्या होता है? डाई एनाइन पोरफायरिन कॉम्प्लेक्स बन जाता है। क्या बन जाता है? डाई एनाइन पोरफायरिन, पोरफायरिन कॉम्प्लेक्स बन जाता है। ठीक है, मतलब जो हाइड्रोजन थे ना नाइट्रोजन के साथ में जुड़े हुए, एसिडिक हाइड्रोजन, वो दोनों हट जाते हैं। और इसी के अलावा अगर मैं एसिड के साथ में इसकी रिएक्शन करा दूं, तो एसिड के साथ में क्या हो जाता है मेरे पास? वो जो नाइट्रोजन है फिर से वो दोनों हाइड्रोजन को पकड़ लेते हैं, और डाई केटाइन कॉम्प्लेक्स बन जाता है, सॉरी डाई केटाइनिक फॉर्म बन जाती है। तो ये हमारे पास डाई केटाइन पोरफायरिन रिंग बन जाती है।
पोरफायरिन रिंग बन जाती है। तो यहाँ से डाई केटाइन, उधर से डाई एनाइन पोरफायरिन रिंग बन जाती है। चलिए ये समझ गए आप। उसके बाद में हमारे पास पॉइंट ये आता है कि जब मेटलो पोरफायरिन कॉम्प्लेक्स बनता है तो वो कैसा दिखता है। तो अगला पॉइंट है मेरे पास मेटलो मेटलो पोरफायरिन कॉम्प्लेक्स, मेटलो पोरफायरिन कॉम्प्लेक्स। तो मेटलो पोरफायरिन कॉम्प्लेक्स के बारे में ध्यान से सुनिएगा बातें आप, क्या है हमारे पास, कैसा दिखता है, सारी पॉइंट हम लोग बात कर लेते हैं। तो जब ये डाई एनाइन जो बना है ना, अब ये डाई एनाइन वाली फॉर्म जब मेटल के साथ जुड़ती है तो मेरे पास मेटलो को पोरफायरिन कॉम्प्लेक्स बनता है। तो सबसे पहले डेफिनेशन में यहाँ पे लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। व्हेन व्हेन डाई एनाइन पोरफायरिन व्हेन डाई एनाइन पोरफायरिन रिंग इंटरेक्ट विद, या बाइंड विद भी लिख सकते हैं आप, इंटरेक्ट विद मेटल, तो होता क्या मेरे पास, फॉर्मेशन ऑफ मेटलोपोरफायरिन, मेटलोपोरफायरिन मेटलोपोरफायरिन कॉम्प्लेक्स टेक प्लेस। मेटलोपोरफायरिन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आप क्या करो, सिंपल पहले पोरफायरिन रिंग बना दो, उसमें से हाइड्रोजन हटा दो और बीच में मेटल आप इंट्रोड्यूस कर दो। तो फिर से आप स्ट्रक्चर बनाएंगे बिना देखे मेरे साथ, क्योंकि एग्जाम में आप गलती कर देंगे मुझे पता है। तो स्ट्रक्चर एक बार मेरे साथ आप बिना देखे बना लें, ठीक है जी। चलिए बना लेंगे। तो पहले आप क्या करेंगे, 4 पाइरोल यूनिट बना देंगे, 2 आमने सामने, इधर 2 आमने सामने। तो चलिए मैं भी आप लोगों के साथ बना रहा हूँ, आप भी बनाते हुए चलिएगा। अगर बनाएंगे तो मजा आएगा, आपको समझ आएगा चीजें, क्योंकि देख देख के भी अगर आप करते हुए चलेंगे ना तो चीजें आपको क्लियरिटी आएगी। और अगर आप कोई सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो वहां पे आपको काफी हेल्प मिल जाएगी, क्योंकि वहां पे लिखना होता है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव नहीं है, आपको सिर्फ आंसर नहीं करना है। ऑब्जेक्टिव में तो क्या होता है, डायरेक्टली आप आंसर तक पहुंचना होता है। और सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में पूरा एक्सप्लेनेशन देखता है वो आपका। तो 4 पोरफायरिन सॉरी पोरफायरिन रिंग में मेरे पास 4 पाइरोल यूनिट बना दिया मैंने पहले। तो ये देखिएगा 4 पाइरोल यूनिट बना दिया। अब इनको जोड़ना है एक एक कार्बन के थ्रू, जोड़ देते हैं एक एक कार्बन के थ्रू, जोड़ देते हैं भाई साहब, देखिएगा। तो इन चारों को एक एक कार्बन के थ्रू जोड़ देता हूं, तो बीच में एक एक कार्बन रखना है, इनको जोड़ देते हैं बस। ये लो, ये लो, ये लो, ये हो गया मेरे पास, ये हो गया, ये बिना देखे बनाना आपको ना, ठीक है। ये चारों कर दिए मैंने। हाइड्रोजन तो हमको इस बार लगाना ही नहीं है, डाइनाइनिक फॉर्म है। अब देखो मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे डबल बॉन्ड रखना है एक, और एक जस्ट इसके सामने डबल बॉन्ड आता है। अब अल्टरनेटिवली लगाते हुए चलो, तो अब आप काम का आपका काम हो जाएगा। यहाँ पे सिंगल, फिर यहाँ पे आपको डबल देखने को मिलेगा, यहाँ पे सिंगल, और यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड। अगर आप चाहें तो पीछे वाली स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने आपको बता रखा है, ये देखिएगा यहाँ पे बिल्कुल डबल देखने को मिलता है आपको। तो सिंगल के बाद में यहाँ पे आपको डबल देखने को मिलेगा। तो दूसरे कलर से सारे बॉन्ड बना देता हूँ। यहाँ पे डबल हो गया मेरे पास, फिर सिंगल, फिर यहाँ पे डबल, ठीक है। फिर यहाँ पे मेरे पास सिंगल, यहाँ डबल हो जाएगा एक, ठीक है। यहाँ पे डबल, सिमिलरली यहाँ पे डबल बॉन्ड, सिमिलर डबल, फिर यहाँ पे डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, ठीक है। फिर यहाँ पे सिंगल, यहाँ पे डबल हो जाएगा मेरे पास, अ, यहाँ पे डबल, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पे मेरे पास डबल बॉन्ड, ये है। और अब की बार यहाँ पे डाई एनाइनिक फॉर्म है, तो यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, और ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर है। तो ये चारों तरफ से डोनेशन होता है, और यहाँ पे बीच में मेरे पास मेटल बैठा रहता है। मेटल अपनी कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर यहाँ पे बैठा रहेगा। तो होगा क्या मेरे पास, इस बार चारों तरफ से यहाँ पे इस ये नाइट्रोजन डोनेट करेगा एक, तो यहाँ पे बॉन्ड, ये N माइनस डोनेट करेगा इधर से एक, एक ऊपर वाला नाइट्रोजन डोनेट करेगा, एक ये नीचे वाला नाइट्रोजन डोनेट करेगा। तो यहाँ पे मेरे पास एक तरीके से स्क्वायर प्लेनर टाइप का आपको बनता हुआ नजर आएगा, ठीक है। अब इसमें आपसे पूछा क्या क्या जाता है, एक तो 4 मेंबर्ड और 5 मेंबर्ड रिंग कितनी बन रही है ना। तो अगर आप देखेंगे
कि मेरे पास ये 5 मेंबर रिंग है एक तो, फिर यहाँ पे ये भी 5 मेंबर रिंग है, ये भी 5 मेंबर रिंग है, ये भी 5 मेंबर रिंग है। फिर यहाँ पे देखेंगे, देखो नाइट्रोजन कार्बन 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 नाइट्रोजन मेटल है, तो 1 2 3 4 5 6 ये 6 मेंबर रिंग बन रही है मेरे पास। तो यहाँ पे अगर मैं आपको देखता हुआ बताता हुआ चलूं कि यहाँ पे मेरे साथ हो क्या रहा है, ये आपको देखने को मिलेगी कितनी, 6 मेंबर रिंग, ये भी 6 मेंबर रिंग, ये भी 6 मेंबर और ये भी 6 मेंबर। तो 4 तो आपको 6 मेंबर्ड और 4 ही आपको 5 मेंबर्ड रिंग, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे मेरे पास 4 तो कैसी है 5 मेंबर्ड, और 4 ही मेरे पास कैसी है 6 मेंबर्ड रिंग है। तो 4 मेरे पास 5 मेंबर्ड रिंग है, किसमें, मेटलो मेटलो पोरफायरिन कॉम्प्लेक्स में 5 मेंबर्ड रिंग है। और 4 कितनी है मेरे पास, 6 मेंबर्ड रिंग है, 6 मेंबर्ड रिंग है। और ये क्वेश्चन आपका यूपीएससी प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है कि पूरा का पूरा डिटेल बताना आपको पोरफायरिन कॉम्प्लेक्स और मेटलो पोरफायरिन कॉम्प्लेक्स में। अब की बार नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन नहीं रहे तो उनका सिग्नल भी हट जाएगा। तो स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टी ऑफ मेटलो पोरफायरिन कॉम्प्लेक्स की बात करूं मैं, स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टी ऑफ मेटलो पोरफायरिन कॉम्प्लेक्स की अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा मेरे पास, पहले तो एनएमआर की बात कर लेता हूं। तो एनएमआर में क्या होगा आपको, एनएमआर में नाइट्रोजन हाइड्रोजन वाले सिग्नल आपको देखने को नहीं मिलेंगे, बाकी सब तो दिखेंगे। ठीक है, तो 8 बीटा हाइड्रोजन का सिग्नल आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा 4 जो मीजो हाइड्रोजन थे, मीजो हाइड्रोजन, उनका सिग्नल आपको देखने को मिलेगा, यस। लेकिन नाइट्रोजन हाइड्रोजन अभी डाई एनायनिक कॉम्प्लेक्स है तो नहीं देखने को मिलेगा, इसीलिए 1H एनएमआर में सिर्फ 2 सिग्नल देखने को मिलेंगे आपको 1H एनएमआर में। ठीक है, 1H एनएमआर में 2 ही सिग्नल आपको देखने को मिलेंगे। उसके अलावा, अच्छा पहले स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी में हमारे पास आईआर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी में क्या हो रहा था, पहले जो नाइट्रोजन हाइड्रोजन का था ना, यहाँ पे एक चीज लिख देंगे आप, जो पहले वाली थे उसमें आईआर में मेरे पास एनएच का, नाइट्रोजन हाइड्रोजन का सिग्नल 3300 सेंटीमीटर पे मिल रहा होता है, 3300 सेंटीमीटर इनवर्स पे मिल रहा होता है, वो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो एनएच का 3300 का जो सेंटीमीटर इनवर्स का एनएच सिग्नल जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो अब आपको नोट ऑब्जर्व, ये ऑब्जर्व नहीं होगा, दिस इज नोट ऑब्जर्व। क्यों, क्योंकि एनएच बॉन्ड है ही नहीं यहाँ पे। तो डाइएनानिक कॉम्प्लेक्स जुड़ा ना, डाइएनानिक फॉर्म जुड़ी है, तो नोट ऑब्जर्व, ये ऑब्जर्व नहीं होगा। ठीक है, उसके अलावा मेरे पास पाई टू पाई स्टार तो आपको देखने को मिलेगा, है ना, मतलब सोरेट बैंड तो आपको दिखेगा, लेकिन क्यू बैंड आपको नहीं दिखेंगे, एन टू पाई स्टार आपको नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन के, वो तो कॉम्प्लेक्स बना लिए ना, कॉम्प्लेक्स के साथ जुड़ गए। तो अब जो ग्राफ आपको उसमें सिर्फ और सिर्फ क्यू बैंड आपको दिखेगा। तो अगर मैं वाई एक्सिस पे एब्जॉर्बेंस ले लेता हूँ और एक्स एक्सिस पे अगर मैं ले लेता हूँ लैम्डा, तो आपको ग्राफ कैसा दिखेगा, सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से ग्राफ आपको देखने को नजर आएगा। इस तरीके से आपको ग्राफ देखने को नजर आएगा, सिर्फ क्यू बैंड दिखेगा आपको, सॉरी सोरेट बैंड दिखेगा, क्यू बैंड नहीं दिखेगा, सोरेट बैंड दिखेगा, सोरेट बैंड आपको दिखेगा, क्यू बैंड आपको नहीं दिखेगा। ये कौन सा है, पाई टू पाई स्टार वाले को हम लोग सोरेट बैंड बोलते हैं। ठीक है, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट था। उसके अलावा ये जो मेटल है, ये मेटल इस कैविटी में, मेटलो पोरफायरिन रिंग की जो पोरफायरिन रिंग की जो कैविटी है, उसमें कितना अच्छे से बाइंड होती है, उसके बेसिस पे हम लोग बोलते हैं कि बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ मेटल भी कभी कभी आप आपसे पूछ लिया जाता है। तो अगला पॉइंट है मेरे पास, बाइंडिंग कैपेसिटी, कैपेसिटी बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ मेटल इन मेटलोपोरफायरिन कॉम्प्लेक्स, इन मेटलोपोरफायरिन कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे देखो, वो जो कैविटी में कोई मेटल का जो साइज है जितना अच्छे से फिट आएगा, उतनी अच्छी उसकी बाइंडिंग कैपेसिटी होगी। तो आप याद रखेंगे, जो ऑर्डर है हमारे पास डी ब्लॉक की 3D मेटल में, उसमें निकल सबसे अच्छे से बाइंड होता है, उसके बाद में कॉपर +2 होता है उसमें, उसके बाद में हमारे पास कोबाल्ट +2 का ऑर्डर होता है, फिर आयरन +2 होता है, और फिर मेरे पास रहता है जिंक +2। ये जो मेटल है इनका आप ऑर्डर ध्यान रखेंगे। अच्छा, इसको कैसे याद कर सकते हैं वो भी बताता हूँ आपको। निकल +2 में डी इलेक्ट्रॉन कितने रहते हैं, इधर मैं डी इलेक्ट्रॉन लिख रहा हूँ, तो निकल +2 में 8 रहते हैं, यहाँ पे फिर 9 है, और यहाँ पे फिर कितना है मेरे पास, 8 9 के बाद में 7 6 और फिर 10, तो 7 और यहाँ पे 6 और फिर 10। तो अगर आपको याद रखना है ऑर्डर, कभी ये पूछ लिया जाए तो 8 9 7 6 10।
लेकिन सबसे अच्छा बाइंड कौन करता है? निकल करता है। ये तो आप याद रखिएगा ही रखिएगा, बेस्ट बाइंडिंग कैपेसिटी किसकी होती है? निकल +2 की। ठीक है, क्योंकि वो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में उसकी कैविटी में सबसे अच्छा फिट बैठता है, इसीलिए ये रहता है अपने पास। तो इसके बाद में हम लोग जब पोरफायरिन रिंग आयरन के साथ में जुड़ती है तो उसको हीम ग्रुप बोलते हैं। तो हीम ग्रुप और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ। चलो हीम ग्रुप का तो बता देता हूँ, हीम ग्रुप क्या होता है ये तो बता देता हूँ। मेटलोपोरफायरिन कॉम्प्लेक्स बाद में पढ़ देंगे, लेकिन हीम ग्रुप क्या होता है वो बता देता हूँ। हीम ग्रुप क्या होता है वो बता देता हूँ। जब हमारे पास आयरन आयरन मेटल है ना, आयरन मेटल जब जुड़ जाता है किसके साथ में, ये जो आयरन है ना, ये आयरन +2, मतलब पोरफायरिन रिंग प्लस आयरन मेटल, ये क्या होता है मेरे पास? इसको हम लोग हीम ग्रुप या हेमी ग्रुप भी बोलते हैं, ये होता है। ठीक है, और यहाँ पे आयरन जो है मोस्टली आपको +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में दिखेगा, कभी कभी +3 में भी दिखता है। ठीक है, मोस्टली मोस्टली इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, बट +3 भी आपको हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, और कलर जो है इस हीम ग्रुप का वो आपको बिल्कुल ये कलर्ड होता है, और ये रेड कलर का होता है। कैसा होता है? रेड कलर का होता है। ऐसा क्यों होता है? वही ड्यू टू, यहाँ पे इंट्रालिगेंड नहीं होगा इस बार मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर होता है। मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर, क्योंकि लिगेंड के अंदर अपने पास पाई बॉन्ड है, तो वहां पे होता है। इसके बाद में हम लोग ऑक्सीजन स्टोरेज एंड ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें मायोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, और वो भी अपने पास मेटलोपोरफायरिन कॉम्प्लेक्स के अंदर ही आते हैं। तो वो पढ़ेंगे। ये लेक्चर 1 के नोट्स मैं आपके साथ में शेयर कर दूंगा, ये लेक्चर 1 था। और आप मेरे को बताइएगा जरूर किस तरीके से आपको चीजें समझ आ रही है नहीं आ रही है। चलिए, फिर कभी मुलाकात करते हैं। अच्छे से पढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। ओके।